कि अगर हम एक गठबंधन वाली सरकार लेकर आते हैं तो क्या आर्थिक स्थिति से जो हम निर्णय लेना चाह रहे थे, आर्थिक स्थिति से जो भी चीज़ें, जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव हम लाना चाह रहे थे, क्या वो लाने में सक्षम रहेंगे या इसमें कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे। हमारा जो मेन मुद्दा इसके अंदर है वो है गठबंधन सरकार। जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बहुत बार ये चीज़ आपको सुनने को मिल रही होगी कि सरकार कुछ ही महीने चलेगी या फिर कुछ साल ही चल पाएगी, 5 साल पूरे नहीं कर पाएगी। तो ये बातें पिछले इलेक्शंस के बाद तो नहीं उठ रही थी और उससे पहले तो वैसे ही नहीं उठ रही थी, तो इस बार इसे क्यों उठाया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपने पॉलिटी में ये तो पढ़ा होगा कि हमारे पास जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो उसमें सीट्स कितनी है, कितनी सीट्स हमारे पास है और कितनी सीट्स के ऊपर चुनाव कराया जाता है। 545 सीट्स हैं, जिसमें 2 सीट्स किसकी हैं, एंग्लो इंडियन मेंबर्स की हैं। उसके अलावा 543 सीट्स हमारे पास हैं और 543 सीट्स को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं और फिर मेजोरिटी निकालने की कोशिश करते हैं तो नंबर कितना आता है, आंकड़ा कितना आता है, आंकड़ा आता है 272 का। ठीक है, तो यहाँ पर 272 सीट्स हमें चाहिए होती है और अगर किसी भी पार्टी को 272 सीट्स नहीं मिली, जैसे इस बार जो बीजेपी है उनको 272 सीट्स नहीं मिली, मतलब उनको कहीं ना कहीं जो मार्क उनको टच करना चाहिए था वो उससे नीचे रह गए, 240 पे ही रह गए। तो अब क्या होगा, अब इस तरीके से तो 272 का नंबर पार नहीं हो पाया, मतलब सरकार नहीं बना पाएंगे। तो जब सरकार नहीं बना पाएंगे तो उनको ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर दूसरी पार्टीज़ की, छोटी पार्टीज़ की, ताकि उनसे सहायता ली जा सके और वो 272 का जो नंबर है उस आंकड़े को पार किया जा सके। ठीक है, तो 272 का जो आंकड़ा है जब ये पार हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि जब प्रेसिडेंट आपको बुलाते हैं, क्योंकि इसमें यही होता है, प्रेसिडेंट बुलाते हैं और आपसे कहते हैं कि आप अपनी मेजोरिटी को प्रूव करिए। तो मेजोरिटी को प्रूव इसी तरीके से किया जाता है कि आप दिखाते हैं कि देखिए हमारे पास 272 की ज़रूरत है, हमारे पास 290 सीट्स हैं या 300 सीट्स हैं या 310 सीट्स हैं, इस तरीके से। लेकिन अगर ये 272 के 72 लोग आप ही की पार्टी के हैं तो वो एक मजबूत सरकार होती है, एक स्टेबल गवर्नमेंट होती है कि वहाँ पर आपको हिलाया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर इसमें दूसरी पार्टीज़ भी शामिल होती हैं तो यहाँ पर फिर होता है कि आप दूसरी पार्टीज़ को किस हद तक सहायता दे रहे हैं। अभी आप देखेंगे मंत्रिमंडल के अंदर दूसरी पार्टी के जो लोग होंगे उनको भी कहीं ना कहीं अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाएंगी, क्योंकि बिना मिनिस्ट्री के तो वो सहायता करने वाले नहीं हैं। अगर कोई भी पार्टी अपनी तरफ से 1 सीट, 2 सीट, 5 सीट, 10 सीट, 15 सीट, 20 सीट्स आपको दे रही हैं तो उसके बदले में वो कोई ना कोई मंत्रालय आपसे ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, और हो सकता है फ्यूचर में जाकर उनसे अगर किसी तरीके का मनमुटाव होता है तो वो पार्टीज ये भी कह सकते हैं कि हम अपना समर्थन आपसे वापस ले रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या होगा, वो नंबर 272 से नीचे भी आ सकता है। और जैसे ही वो नंबर 272 से नीचे आएगा, जैसे मान लीजिए किसी पार्टी ने आपको कहा कि हम क्या करेंगे, आपको समर्थन दे रहे हैं और उनके समर्थन की वजह से ही 272 का नंबर पार हो गया। कल को वो ये कहते हैं कि हम अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। अगर वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं, नंबर दोबारा से 272 से नीचे आ जाता है तो क्या होगा, कहीं ना कहीं सरकार गिर जाएगी। तो इसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा, हम ये देखते हैं कि बहुत बार जो डिसीजन या जो निर्णय, जो सख्त निर्णय आपको लेने होते हैं वो आप नहीं ले पाते, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये सख्त निर्णय हम लेंगे तो सामने वाला जो हमें सपोर्ट कर रही है छोटी पार्टी, वो अपना समर्थन वापस ले सकती है। मतलब जब भी आप कोई निर्णय लेंगे, अब आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि कहीं मेरे लोग, मतलब जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना समर्थन वापस तो नहीं ले लेंगे। इसी वजह से ये स्थिति जो है वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती। हालांकि इसके कुछ फ़ायदे भी है, वो भी बताऊंगा, लेकिन हाँ, इसके नुकसान भी ज़रूर हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, क्योंकि प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट है तो हो सकता है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रोग्रेस उतने अच्छे से ना हो पाए, क्योंकि अब आपको लोगों को खुश करके चलना है, लोगों को खुश रखना है। इस वजह से हो सकता है कि उतनी ज़्यादा इकोनॉमिकली हम आगे ना बढ़ पाए जैसे पिछले 10 सालों में बढ़े हैं। जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमने ये देखा कि उस स्थिति के अंदर भी हमें ये एक परेशानी जो थी वो काफ़ी फेस करनी पड़ी। अब आपको क्या लगता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट की बात करें तो क्या चलाना आसान होगा या मुश्किल। 1991 की बात करते हैं, भारत के आर्थिक इतिहास पर नजर डालें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि गठबंधन सरकारों ने कुछ साहसिक और सबसे दूरदर्शी सुधार किए हैं जिन्होंने भारत को पुनर्स्थान करने की नींव रखी है। एनडीए ने केंद्र में ऐतिहासिक तीसरी बार सत्ता में वापसी की है, लेकिन बहुमत उनको नहीं मिला है। आर्थिक शासन के संदर्भ में पिछली 2 लोकसभाओं में अंतर करने वाला एक पहलू यह था कि आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद यह पहली बार था कि एक ही पार्टी, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत का जनादेश मिला था। देखो, मान लीजिए अब आपको अपनी लाइफ को लेकर कोई भी डिसीजन लेना है और वो डिसीजन सिर्फ आपको लेना है, तो उस तरीके का डिसीजन लेना हो जाता है आसान। लेकिन अगर आपको उस डिसीजन के अंदर मान लीजिए अपने पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना है तो वहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं आप खुल के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। हो सकता है आप चाह रहे थे कि मैं अपनी यूपीएससी की तैयारी एक तरीके से करूं, लेकिन अब क्योंकि पेरेंट्स से भी आपको इनपुट लेना है, हो सकता है वो कहें कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे दिल्ली में जाकर तैयारी करनी है,
ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, आप जिस भी जगह से, जो भी आपकी सिटी या स्टेट है, वहाँ से रहकर तैयारी करें। अब उनकी बात को भी हम मना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं एक जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है वो यहाँ पर ज़रूर पैदा हो सकती है कि आप चाह रहे थे कि आप दिल्ली में जाकर तैयारी करें, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, आप अभी इसी सिटी में जहाँ से आप हैं वहाँ से रहकर तैयारी करें। तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी रह सकता है और ये भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी आपको सपोर्ट करें कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप दिल्ली में जाकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो कर लीजिए, अगर आपको यहाँ रह के तैयारी करनी है तो आप कर लीजिए। जब ऐसे मुद्दे उठेंगे जहाँ पर जो सहायक पार्टीज़ हैं, जो सहायक राजनीतिक दल हैं, वो किसी भी तरीके का इसको मुद्दा नहीं बनाते हैं, तो निर्णय लेना होगा काफ़ी आसान। लेकिन कुछ स्थितियों के अंदर आप देखेंगे कि जो सहायक दल होंगे, सहायक राजनीतिक दल होंगे, वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजन को पसंद नहीं करेंगे और इस वजह से हो सकता है आपको उस डिसीजन को डिले भी करना पड़े या डेफर भी करना पड़े, या फिर हो सकता है आपको पूरी तरीके से भी अपने निर्णय को बदलना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर यह कहा गया कि बहुत सारे ऐसे निर्णय ज़रूर हो सकते हैं जहां पर राजनीतिक दल आपका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे और ये चीज़ देखने को मिलेगी कि वहां पर आप खुल के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अब क्या आर्थिक दृष्टि से अगर हम इसे देखें तो क्या आर्थिक परिप्रेक्ष्य में भी हमें ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो कि देश के लिए कुछ खास अच्छे ना हो? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर। हालांकि हमारे पास पास्ट में अगर हम बात करें, ऐसे उदाहरण हैं जहां पर इस तरीके की कोalition गवर्नमेंट्स थी, लेकिन फिर भी आर्थिक तौर पर काफ़ी बेहतरीन डिसीजंस जो थे वो लिए गए और जो दूसरे राजनीतिक दल थे उनको कन्विंस भी कर लिया गया, उनको मना भी लिया गया। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाउ अगर मैं वैसे बिना आपको अगली स्लाइड दिखाए, चलो मैं दिखाई देता हूँ वैसे। अच्छा, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रही थी, कितने लोगों को समझ में आया? ये देखा होगा आपने, क्योंकि अभी जो है प्रेजेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके अंदर जो नीतीश कुमार है उनका राजनीतिक दल भी शामिल है और वो भी अपना समर्थन जो है वो बीजेपी को दे रहे हैं और उस तरीके से पूरा जो गठबंधन है वो एनडीए का बनता है। कुछ फ़ायदे नुकसान की बात कर लेते हैं एक बार। जब हम कोalition गवर्नमेंट की बात करते हैं तो जिसमें गठबंधन की जो सरकार होती है उसमें फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। अब देखो, जब इसकी बात करी जाती है इसमें नुकसान की बात पहले करी जाती है, लेकिन हाँ कुछ इसके फ़ायदे भी ज़रूर हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। वैसे एक ब्रीफली तो मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो, अकाउंटेबिलिटी क्यों है, इसके अंदर मेरिट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक राजनीतिक दल ही अपने आप में सारे निर्णय नहीं ले रहा है, यहाँ पर दूसरे राजनीतिक दल भी उसके साथ शामिल है और हो सकता है कभी अगर एक राजनीतिक दल गलती कर रहा है तो दूसरे राजनीतिक दल उस गलती को सुधार सकते हैं और कह सकते हैं कि आप ये निर्णय मत लीजिए, ये कहीं ना कहीं नुकसान आपको फ्यूचर में या पूरी सरकार को नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी यहाँ पर बढ़ जाती है। कंसेंसस भी होगा। कंसेंसस कैसे? क्योंकि अब पहले क्या होता था, अगर पूर्ण बहुमत मिल जाता है तो एक ही राजनीतिक दल यहाँ पर सारे फैसले लेता है, लेकिन अगर चार दल जो है वो मिलकर सरकार बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में कंसेंसस होगा, ज़्यादा लोग सोचेंगे तो माना जाता है कि एक बेहतरीन डिसीजन यहाँ पर निकल कर आएगा। डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि दोबारा से वही बात है कि अगर चार राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, चार विचारधाराओं को या दो विचारधाराओं को रिप्रेजेंट कर रहे हों और इसी वजह से रिप्रेजेंटेशन भी इसमें बढ़ जाता है। प्रिवेंटिंग मेजोरिटेरियनिज्म, जिस चीज़ की बात जो वर्तमान सरकार है उसको लेकर करी जाती है कि मेजोरिटी जब आपके पास आ जाती है तो कई बार डिसीजन जो होते हैं वो गलत भी ले लिए जाते हैं। तो यहाँ पर मेजोरिटेरियनिज्म जो एक आपकी विचारधारा चलती है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक अंकुश यहाँ पर लगाया जा सकता है। एंड प्रमोशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी जो है वो क्या कर रही है, पावर नीचे अलग अलग अथॉरिटीज़ को दे रही है, क्योंकि अब यहाँ पर एक पार्टी पावर में नहीं है। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए पहले क्या था, पहले सिर्फ एक ही पार्टी पावर में थी, सारे डिसीजंस ये ले रही थी, लेकिन मान लीजिए अब 2024 के अंदर यहाँ पर चार राजनीतिक दल हैं, 1 2 3 4। ये 2019 की बात है, तो एक ही दल था पावर में और ये सारे डिसीजंस ले रहे थे। हालांकि तब भी पार्टीज थी अलग अलग इनके साथ, लेकिन वो नहीं भी होती तो भी ये सरकार बना रही थी, तो इनको उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं थी, इनको कोई भी मंत्री बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब 2024 की बात करते हैं तो बिना इनके सरकार नहीं बनाई जा सकती, तो इनको भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और जब डिसीजन लेते हैं तब भी इनकी बात सुननी भी पड़ेगी और कुछ स्थितियों के अंदर ये बात माननी भी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं जब हम प्रमोशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि पहले अथॉरिटी एक ही के पास थी, अब अथॉरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। डीमेरिट्स क्या है? सबसे बड़ी डीमेरिट होती है गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, आप कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो कि सिर्फ सत्ता की लालच में ही आते हैं। ठीक है, बहुत कम ही ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कि सच में ही लोगों की सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा,
जो सत्ता विपक्ष है वो क्या कोशिश करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि प्रेजेंट में जो वर्तमान हमारी जो सरकार है वो सच में लोगों की भलाई कर रही है कि नहीं कर रही, और वो कोई भी पार्टी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी, उनकी तरफ से, विपक्ष की तरफ से कोशिशें यही होती हैं कि किस तरीके से सरकार को गिराया जा सके। ठीक है, और यहाँ पर वही बात करी जाती है, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी से बढ़ जाती है। इसमें जो आपका अविश्वास प्रस्ताव होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है सत्ता विपक्ष के द्वारा करी जाती है, जिससे कि बार बार गवर्नमेंट को हिलाने की कोशिश करी जाती है। इसमें खरीद फरोख्त भी होती है। आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप जो अभी जो सरकार बनने जा रही है इनको अपना समर्थन मत दीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री बना देंगे, आपको बेहतर से बेहतर पोर्टफोलियो दे देंगे। इस तरीके की बातें आपने न्यूज़ में देखी होगी। तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है इंस्टेबिलिटी के लिए। तो क्या होगा इसमें, क्योंकि जब एक पार्टी नहीं है, 4 पार्टीज मिलकर देश को चला रही हैं, तो क्या होगा, एक पार्टी हो सकता है इनका मूड बदल जाए, या फिर किसी और पार्टी का मूड बदल जाए, या फिर जैसे मैंने आपको दिखाया था, मूड तो कभी भी बदल सकता है, राइट। तो उस स्थिति के अंदर क्या होगा, उस स्थिति के अंदर जो इनस्टेबिलिटी है वो यहाँ पर देश के अंदर बढ़ जाएगी। अब देखो, इसके नुकसान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जब यहाँ पर किसी भी देश के अंदर इंस्टेबिलिटी होगी, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो या फिर हमारा जैसे पड़ोसी मुल्क है जिसमें इंस्टेबिलिटी किस तरीके से है, क्योंकि वहाँ के हुक्मरान अच्छे नहीं हैं, ठीक है। उसके साथ एक पड़ोसी देश हो रहा है अफगानिस्तान, वहाँ पे क्या है, टेररिज्म ज़्यादा है। किसी भी तरीके की इंस्टेबिलिटी जो होती है वो व्यापार के लिए अच्छी नहीं होती है, वो अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं होती है। तो चाहे हमारे देश की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, साथ वाले देश की इंस्टेबिलिटी अलग तरीके की है, उसके आगे अफगानिस्तान की इंस्टेबिलिटी अलग तरीके की है। लेकिन हाँ, ये सभी तरीके की इंस्टेबिलिटी नुकसान तो देती है। डिसीजन मेकिंग डिलेज कैसे होंगे, एक पार्टी ने डिसीजन लिया, अब क्या होगा इसके बाद, मान लो पहली पार्टी ने डिसीजन ले लिया, इनका निर्णय आ गया, अब ये कह रहे हैं हम विचार करेंगे। इन्होंने निर्णय ले लिया कि ठीक है हम आपको सपोर्ट करते हैं। चौथी पार्टी कहती है हम भी विचार करेंगे। अब ये विचार करेंगे में बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें डिले काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। करप्शन, पैट्रोनेज इसमें रहता है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर जिन लोगों ने आज तक सत्ता का जो सो कॉल्ड सुख है उसको टेस्ट नहीं किया है, तो पहली बार इनको ये चीज़ मिलेगी, तो इसमें करप्शन होने के चांसेस भी रहते हैं। और कई बार ये भी हो सकता है कि मान लीजिए यहाँ पर जो पहली पार्टी है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, वो हो सकता है कि वो खुद करप्ट ना हो, लेकिन वो बाकी लोगों के ऊपर उंगली भी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उंगली उठाएंगे तो हो सकता है वो लोग अपना समर्थन वापस ले लें, ठीक है। तो कई बार ये इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती हैं जब हम बात करते हैं कोalition गवर्नमेंट की, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी कैसे होगी, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें सोच विचार ज़्यादा किया जाएगा डिसीजन के ऊपर, और इमीडिएट एक्शन आपको कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर रिसोर्सेज जो हैं, जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं, ये अपने ही रीजन के लिए ले यहाँ पर, ठीक है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी चैलेंजेस क्यों आएंगे, क्योंकि जिस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी आएगी, उसी वजह से पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में भी चैलेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि विचारधाराएं जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि निर्णय उतनी तेजी से नहीं होंगे, विचारधारा अलग अलग है, इस वजह से पॉलिसी पैरालिसिस इसमें हो सकता है। समाज के अलग अलग वर्गों को लुभाने की कोशिश करी जा सकती है। ऐसे क्षेत्र में खर्चे किए जा सकते हैं जहां पर खर्चा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने समर्थन को बनाए रखने के लिए। अलग अलग लोगों की आवाज़ जो सुननी ज़रूरी थी उसको कहीं ना कहीं दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन फ़ायदे में क्या है, निर्णयों में एक संतुलन भी हो सकता है, और सुचारू रूप से लोकतंत्र जो है वो, अगर ये चलता है, जो गवर्नमेंट है वो चलती है इन पार्टी से, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो आपको मजबूत होता हुआ भी दिखाई देगा, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या भूतकाल में कुछ इस तरीके की पार्टीज़ हुई हैं या इस तरीके की सरकारें बनी हैं? तो अगर आप देखेंगे, हाँ, क्योंकि 272 या इससे ज़्यादा सीट्स मिली हों, ऐसा बहुत कम सिचुएशंस में ही देखने को मिलता है। एक समय हुआ करता था जब कांग्रेस को आसानी से इतनी सीट्स मिल जाया करती थी, लेकिन उसके बाद 1990 का दौर आता है जब हमें देखने को मिलता है कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलता है, मतलब 272 सीट्स मिलना पार्टीज़ को मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद 2014 का टाइम आता है जब हमने देखा बैक टू बैक 2014 और 19 के अंदर जो हमारी वर्तमान सरकार या पार्टी जो बीजेपी है, इनको पूरी तरीके से एक जो समर्थन था लोगों के द्वारा मिला, 272 सीट्स इन्होंने आसानी से पार कर ली, ठीक है। लेकिन अब दोबारा से 2024 के अंदर वो 1990 वाला कुछ लोग कहते हैं टाइम आ गया। हालांकि अभी एक ही बार हुआ है तो इतना जल्दी हमें इसे जज नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, इस बार ऐसा तो ज़रूर हुआ है कि कहीं ना कहीं कोalition गवर्नमेंट हमें दोबारा देखने को मिल रही है। तो पुराना समय अगर आप देखेंगे, इस समय में कोalition गवर्नमेंट्स हुआ करती थी, और अगर आप किसी दूसरे तरीके की, मतलब जब हम कहते हैं एक मजबूत पार्टी अगर सरकार चलाती है तो उतने अच्छे डिसीजंस नहीं लिए जाते। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही अच्छे डिसीजंस इसके अंदर नहीं लिए जाएंगे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने पास में ये देखा है कि हाँ, इस तरीके की कोalition गवर्नमेंट्स आई हैं और उस समय पर भी अच्छे डिसीजंस लिए गए हैं। हाँ, हमने ये भी देखा उस समय पर भी विपक्ष ने इंस्टेबिलिटी, या फिर कहा जाए कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसको यहाँ पर वो लेकर आए, हाउस के अंदर लेकर आए, और कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी जो है वो उस समय पर भी बढ़ी।
अब आते हैं, तो क्या एक गठबंधन सरकार भारत की आर्थिक सुधारों को पटरी से उतार सकती है? वैसे ये प्रश्न मुझे आपसे पूछना चाहिए, जितना भी अब आपको कोalition गवर्नमेंट के बारे में पता है। हमने इसके मेरिट्स डिमेरिट्स को भी देखा, हमने इसके फायदे नुकसान क्या है वो भी हमने यहाँ पर जाने। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम एक गठबंधन वाली सरकार लेकर आते हैं तो क्या आर्थिक स्थिति से जो हम निर्णय लेना चाह रहे थे, आर्थिक स्थिति से जो भी चीज़ें, जो भी पॉलिसी इनिशिएटिव हम लाना चाह रहे थे, क्या वो लाने में सक्षम रहेंगे या इसमें कहीं ना कहीं हम फेल हो जाएंगे? जब हम पिछले 10 सालों की बात करते हैं, जब पूरी तरीके से मैंडेट जो था वो सरकार के पास था, तो काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। विदेशी निवेशक जो थे उन्होंने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लाना शुरू किया, जो हमने देखा अपनी स्टॉक मार्केट के अंदर भी देखा, मतलब FII के थ्रू भी देखा, FDI के थ्रू भी हमने देखा। ठीक है, इसके अलावा GST को भी हम यहाँ पर लेकर आ सके। ये किस वजह से हुआ? GST भी उसी समय पर हो सका जब हमारे पास यहाँ पर नंबर जो था वो पूरा देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर भी हमने देखा कि पूरे नंबर होने के बावजूद भी जो सरकार थी वो लैंड एक्विजिशन बिल जो थी वो लेकर आना चाह रही थी, वो फार्म लॉज को पास कराना, फार्म बिल को लेकर उसे पास कराना चाह रहे थे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर नहीं लेकर आई जा सकी। ठीक है, तो हमने ये देखा कि पूरे नंबर होने के बावजूद भी हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो कर ही लेंगे, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम फार्म लॉस की बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, नंबर होने के बावजूद भी यहाँ पर उसे नहीं लेके आया जा सका। इवन लैंड एक्विजिशन को लेकर जो रिफॉर्म्स लेकर आने थे वो भी यहाँ पर नहीं लेके आए जा सके। लेकिन उससे पिछले सालों में हमने ये भी देखा, कोalition गवर्नमेंट जब थी तो राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। ठीक है, 1991 के अंदर जब हम बात करते हैं वहाँ पर LPG रिफॉर्म्स भी आते हैं। तो हमने ये भी देखा है कि कोalition गवर्नमेंट के दौरान भी अच्छी चीज़ें आई हैं, और हमने ये भी देखा है कि जब एक ऐसा राजनीतिक दल जो पूरी तरीके से मेजोरिटी में था, वो ऐसे कुछ बिल्स भी पास कराने में विफल हो गया जो यहाँ पर वो कराना चाह रहा था। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि कई बार आपके पास नंबर होते हुए भी आप कई बार चीज़ें नहीं करा सकते हैं, और कई बार उतना नंबर नहीं होते हुए भी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो ये पूरी तरीके से कहना कि आर्थिक सुधार नहीं हो पाएंगे वो कहीं ना कहीं गलत होगा, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा देखा है कि नंबर ना होने के बावजूद भी आर्थिक सुधार किए गए हैं। ठीक है, पिछली गठबंधन सरकार द्वारा लाए गए उल्लेखनीय सुधार क्या थे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान कई तरह के सुधार हुए। इसने केंद्रीकृत नियोजन को त्याग दिया और लाइसेंस परमिट राज जो हुआ करता था, जिसकी वजह से भारत के अंदर बिजनेस चलाना, भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेके जाना काफ़ी मुश्किल हो गया था, ये कहीं ना कहीं ठीक किया गया। ठीक है, फिर एक देवेगौड़ा की गवर्नमेंट थी, उस समय पर भी P चिदम्बरम जो थे वो एक ड्रीम बजट के साथ आए थे। ठीक है, फिर NDA गवर्नमेंट आती है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि FRBM एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसको लेकर आया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि पीछे काफ़ी सारी सरकारें ऐसी हुई, चाहे PV नरसिम्हा राव की सरकार की बात करें, देवेगौड़ा की सरकार की बात करें, या फिर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें, इनकी सरकारें जो थी कोalition में थी, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा सुधार जो थे वो देखने को मिले। इवन जो PSU की डिसइन्वेस्टमेंट है, जिसको काफ़ी लोग मना करते हैं, वो भी हमने देखा कि वो कोalition गवर्नमेंट के समय पर ही शुरू हो चुकी थी। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम आर्थिक सुधारों की बात करते हैं तो बहुत सारे परिस्थितियों में देखा गया है कि कोalition गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी हमने ये आर्थिक सुधार किए हैं। तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा कि अब कोalition गवर्नमेंट होगी तो आर्थिक सुधार जो है वो रुकेंगे नहीं, लेकिन हाँ कुछ स्थितियों के अंदर ये देखने को जरूर मिल सकता है कि उसमें कुछ देरी हो जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।